Shadows fall over my heart. कंस्ट्रक्शन में भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ लिया देखा था ना कि हमेशा टेंजेंट कहाँ से बनता है एक्सटर्नल पॉइंट से। कभी भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लो तो वहां पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं और हमने बायो मेजर भी करके उसमें देखे थे कि बायो मेजर भी दोनों की लेंथ क्या होती है ये बात हमने तो प्रूव भी करके देखी है। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन सीख ली तो अब फॉर्म नंबर आपकी 10.2 वाली फॉर्म है तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी अच्छे से ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ हमेशा इसके साथ साथ एक और बात है हमारी फिर आवाज आप नहीं आ रही। कभी भी आपके अब आगे बात नहीं आ रही है दिख रहा है सर। आवाज सर आप पास हो तब आ रही है, दूर से नहीं आ रही। अब क्लियर है सर आप जैसे ही दूर जा रहे हो ना वैसे नहीं आ एक मिनट वेट करो आपकी आवाज आ रही है सर थोड़ी थोड़ी आ रही है बिल्कुल नहीं। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है सर अब आ रही है सही से क्लियर है वॉइस ये सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर ही है। चलो ठीक है तो थ्योरम 10.1 का देखिए किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से जो लाइन आती है तो वापस क्या होती है रेक्टेंगल एक टाइप का आपके दो कॉन्सेप्ट है हमारे थ्योरम जो माइंड में पता होना चाहिए इसके अलावा अपना लाइन का सारा टॉपिक पता होना चाहिए बेसिकली हमें वेल वर्ड यूज करना आना चाहिए टाइमिंग वैल्यू तो आप इसके बिना पे अगर आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे बच्चों ने सिर्फ पाइथागोरस यूज करना है समझना है पाइथागोरस तो होमवर्क दिए थे दो क्वेश्चंस उनमें भी पाइथागोरस लगना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 उनमें भी पाइथागोरस लग के साइड निकल गई होगी आपसे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास फिगर ऑलरेडी गिवन है इसकी ठीक है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन है आपके ठीक है ना तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी कभी टेंजेंट बाहर से दिखाई दे और एंगल की बात हो रही हो बात समझो पहले दोनों का फैक्ट बताओ तो क्या आपको यूज कैसे करके सीखना है अगर टेंजेंट बन रहा है और एंगल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे थ्योरम 10.1 का परफेक्टली यूज करना है थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जिस पॉइंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे ऑलवेज क्या एंगल होता है 90 डिग्री अगर एंगल की बात करें तो एंगल में थोड़ा टिक्का लगेगी वहां इस बात का ध्यान रखिए सर ठीक है आवाज नहीं आ और रही।
अब आ रही है आवाज? यस सर। अब क्लियर है? यस सर अब क्लियर। यस सर अब सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे एक एंगल पूछा गया है और क्लियरली बोला है कि टीपी एंड डीक्यू आर दी टू टेंजेंट्स विद सेंटर ओ पे बोला गया। तो आप है ना गिवन में लिखोगे, हाँ बट आएगा बिल्कुल 2 मार्क्स में आ सकता है। यस 2 मार्क्स वाली रेंज के क्वेश्चन हैं ये हमारे कि टीपी एंड टीक्यू आर दी टू टेंजेंट्स, ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ और एंगल पी ओ क्यू आपको दे रखा है 110 और टू फाइंड करना है आपने एंगल पी टी क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, पी टी क्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जस्ट लाइक आपको एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है कि यहाँ पे ना 4 साइड से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता ही होता है। तो हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बट आप सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स में भी दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? वो एक चीज देखने के लिए कि बच्चे को टेंजेंट का रोल पता है कि नहीं पता। तो अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है, ये चीज लिखनी है आपने वहां पे। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना है कि सिंस टीपी इज अ टेंजेंट, अगर टीपी टेंजेंट है तो फिर ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी होगा और एंगल कौन सा, ओपीटी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ओपीटी जो हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम का शॉर्टकट नेम है ये, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एंड इसी तरीके से आप गिवन का दूसरा पॉइंट मतलब कि टी क्यू को भी लिख सकते हो कि सिंस टी क्यू इज अ टेंजेंट, तो फिर कौन सा किस पे परपेंडिकुलर, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू टी क्यू। तो कौन सा एंगल, ओ क्यू टी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका भी रीजन आप यही वाला सेम टू सेम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ये दोनों के 90 दिखा दिए हमने। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो विद इन 1 सेकेंड बच्चा आंसर बता देता, क्योंकि मैंने आपको उस दिन सिखाया था सेंट्रल एंगल और इंक्लाइंड एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि ये और ये 90 तो इन दोनों का सम 180 ही तो बचेगा, 110 है तो ये 70 आ ही जाएगा अगर ये एमसीक्यू में होता तो, ठीक। तो अभी तो एमसीक्यू का पैटर्न है नहीं तो रिटर्न में आपको दिखाना ही है। अब आप आओगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पीओक्यूटी, पीओक्यूटी, इसका नाम देखो यहां से स्टार्ट कर लो, पीओक्यूटी एक क्वाड्रिलेटरल आ गया और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो लाइन से सारे एंगल के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले चलो लिख लेते हैं पीओक्यू, फिर लिख लेते हैं ओक्यूटी, फिर इस टी वाले का क्या नाम है, तो टी वाला तो निकालना ही है तो पीटीक्यू और प्लस ओपीटी, इन सबका सम 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखोगे, एएसपी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, पी ओ क्यू की वैल्यू 110 है, ये आपका 90 है, ये आपका पी टी क्यू तो फाइंड आउट करना है और ये भी 90 है, ठीक है। सबका प्लस करोगे तो क्या कितना आ जाएगा, ये 270, नहीं कितना आ जाएगा 270 पक्का 290 आएगा, ये 290 आ जाएगा क्योंकि 90 और 90 180, 180 में 110 ऐड करेंगे 290 हो जाएगा। तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस का 290, 70 डिग्री हमारे पास पी टी क्यू की वैल्यू आ गई। तो आप ये नहीं कि बस ऐसे ही लिख के आ जाओगे कि पी टी क्यू की वैल्यू यार ये तो 70 आ रही है, चाहे ऐसे नहीं, रिटर्न में है तो करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को। यस सर यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? कौन सी थ्योरम, सेंट्रल एंगल थ्योरम। सेंट्रल एंगल थ्योरम,
नव्या, सेंट्रल एंगल थ्योरम के बारे में जो मैंने बात बताई थी उसमें एक बात भी तो सिखाई थी कि आपके सेंटर पे बनने वाले एंगल का रिमेनिंग पार्ट पे सर्कल होना चाहिए। तो एंगल तो ये रिमेनिंग वाला ओके तो सर, बाहर जा रहा आ है। गया, समझ में आ गया। ओके सर। जाइए, नाइन्थ में यही तो था यार, सर्कल के अंदर ही तो होना चाहिए और वो भी ऑन दी सर्कल, ये बाहर था इसलिए। सर यस, सर ये क्वेश्चन थ्योरम 10.2 से सॉल्व नहीं हो सकता था? जैसे सर इसको सर मतलब थ्योरम 10.2 क्या कहती है बेटा? थ्योरम 10.2 क्या कहती है, जरा बताना मुझे। सर अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से हाँ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे और दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लेंथ इक्वल होगी। हाँ, तो इसमें लेंथ की वैल्यू थोड़ा दिव्या निकालनी है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में समझा रहा था जब शायद नेटवर्क इशू था, कि आप पहले क्वेश्चन में ये देखो कि एंगल फाइंड करना है तो थ्योरम 10.1 का यूज होगा, अगर किसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो थ्योरम 10.2 लगेगी। अब बात क्लियर है? यस सर। हाँ, ये सब चीजें माइंड में होना चाहिए पहले हमारे। यहाँ कहीं भी बोला था किसी की साइड की वैल्यू निकालो, तो साइड वाली थ्योरम क्यों लगाए हम, यानी थ्योरम 10.2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार लगा लेना, देखने में एमसीक्यू लग रहा है आपको, बट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आगे कुछ प्रूफ दैट में भी आते हैं तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे जो मैं करवाने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो अब सारे बच्चे कर लिया ये सेकंड वाला। नो सर, एक मिनट। ठीक, डायग्राम तो उतार ही लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो पहले आप भी रीड करो ताकि आपको क्वेश्चंस वहां पे आए एग्जाम में तो आप समझ के करने की कोशिश करें। If tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 डिग्री, ये सेम आपका जितना कॉन्सेप्ट मैंने कंस्ट्रक्शन क्लास में कराया था लगभग अब ये दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। इस बार कौन सा एंगल दे रखा है मैंने? इंक्लाइंड एंगल, यानी कि जहां पे दोनों टेंजेंट्स मीट होते हैं वो वाला एंगल दे रखा है हमने। तो पहले इसकी फिगर बनाते हैं और निकालना क्या है, पीओए। तो पीओए ऐसे कैसे पता चलेगा जब तक फिगर नहीं बनाएंगे, तो फिगर बनाते हैं। पहले क्या कि एक सर्कल ले लिया मैंने, विद सेंटर ओ ले लिया हमने, ठीक है, और क्या बोला है कहां से टेंजेंट बनाना है, फ्रॉम पॉइंट पी से। तो एक टेंजेंट हमारी पी पॉइंट से ये आ जाएगी, यहां से पी पॉइंट, और एक टेंजेंट हम ले लेते हैं यहां से, ठीक है। और नेमिंग भी आपके सामने गिवन है ऑलरेडी, क्या क्या, पी ए और पी बी। तो पी ए यहां पे दे दो और बी नाम आप इधर दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नाम दे सकते हो, ए और बी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। आपके पास इतना ही मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि पी एंड पी बी आर दी टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी विद सर्कल विद सेंटर ओ, और आपको फाइंड आउट करना है क्या, और क्या बोला है कि इट इंक्लाइन टू ईच अदर एट पी पे जो है वो 80 डिग्री है। मतलब इंक्लाइंड एंगल, यानी कि पूरा एंगल पी कितने डिग्री का दे रखा है आपको, 80 डिग्री का दे रखा है। और आपको फाइंड कौन सा करना है, पीओए। तो पीओए है कहां पे, मुझे अभी तो दिख ही नहीं रहा पीओए, तो यानी कि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइन ओबी, ज्वाइन ओए और ज्वाइन ओपी, ये तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तीनों को ज्वाइन करा है मैंने। इसका ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि इसको हमेशा ये बाइसेक्ट कर देगी ऐसे ही, वैसे करती तो हमेशा बाइसेक्ट ही है, बट ये चीज यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा मुझे। कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ कितने ट्राइंगल्स बन गए, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, उसके बिहाफ पे दिखा देंगे कि इसका ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएगा बाई सिप्लिसिटी से इक्वल। और अगर ये दोनों 80 डिग्री के हैं, दोनों मिला के 80 हैं, तो इसका नीचे का हाफ पार्ट कितने का आ जाएगा, 40 आ गया, और ये 90 होता ही है।
तो ये 90, ये 40, तो ये 50 आ जाएगा। तो POA आपका 50 डिग्री आएगा। तो हाफ कर सकते थे, बट वो बाइसेक्ट होता है कि नहीं होता, ये सब शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओरली अगर MCQ का होता तो मैं इसकी ट्रिक सिखा चुका होता आपको, आप क्वेश्चन देखते ही वहां पे टिक कर देते। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए अब कैसे लिखना है आपने। गिवन है आपके पास PA and PB are the two tangents from an external point P से हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और इंक्लाइंड एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो इंक्लाइंड एंगल हम क्यों बोले, अब तो इसका नाम बोल सकते हैं ना, इसका नाम क्या है, APB। APB आपके पास 80 डिग्री दे रखा है और टू फाइंड क्या करना है, एंगल POA, ये फाइंड आउट करना है आपने। आपने कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी आपने कि ज्वाइन OA, OB एंड OP, आपने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, यानी कि सीधा स्टार्टिंग का वर्क ही करेंगे हम कि इन ट्राइंगल कौन सा हमारा AOP एंड BOP, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लो। कॉन्ग्रेंट करने का रीजन भी बड़ा आसान हो जाएगा। कौन सा वाला, एक तो यहाँ पे 90 डिग्री वाली बात आ जाएगी थ्योरम के बिहाफ पे, ठीक है ना। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री वाली बात। तो देखो सबसे पहला रीजन लिख लेते हैं कि जितना इसका एंगल OAP होगा उतना उसका एंगल OBP होगा, ईच 90 डिग्री। और साथ में क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ, इतना रीजन बहुत है, ठीक, क्लियर। और दोनों में क्या आएगा, OP कॉमन। अब देखो बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि RHS में राइट एंगल लग गया तो क्या लगेगा, अब हाइपोटेनियस। और अब तीसरी साइड क्या बच गई, OA इक्वल्स टू OB। और शायद हमने ऐसे ही तो अपनी थ्योरम 10.2 भी प्रूव करी है, तो अब आपको तो ये रट गई होगी थ्योरम 10.2। इसमें तो लिख देंगे कॉमन और ये रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस का ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हमारा रेडियाई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो गए कॉन्ग्रेंट AOP ठीक है। तो मुझे ना इस 80 डिग्री का हाफ हाफ चाहिए। मैं इनके आधे आधे नाम लिख सकता हूं कि जितना इसका APO होगा उतना उसका BPO होगा, जितना इसका APO होगा उतना उसका BPO होगा बाई CPCT। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के बैठ जाओ। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। अब आप आ जाओ इधर कहां पे कि सिंस एंगल APB जो है वो 80 डिग्री आपके पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। और APB के दो टुकड़े हैं जो अभी अभी आप लेके आए हो, APO प्लस BPO इक्वल्स टू 180। और ये दोनों इक्वल ही है, बट मुझे ना AOP चाहिए, मतलब मुझे इस ट्राइंगल का APO के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। तो मैं BPO को भी क्या लिख सकता हूँ, APO लिख सकता हूँ। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। तो 2 टाइम्स ऑफ APO जो है, तो APO की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाई 2 40 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर 3 में से 2 एंगल पता है, तो ASP का यूज करके आप तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे इसके आगे का वर्क इधर मैं करता हूँ थोड़ा लेफ्ट साइड में। इन ट्राइंगल का नाम AOP ले लो, तीनों एंगलों का सम। एक तो आपको फाइंड आउट करना है, एक तो AOP ले लेते हैं। AOP नहीं, ये तो आपको फाइंड ही करना है AOP।
तो इसका नाम रखते हैं, जो हमें बोला गया वही POA बोला है तो हम POA ही लिखेंगे। तो POA प्लस एक आ जाएगा OAP और एक जो अभी अभी फाइंड आउट किया APO इक्वल्स टू 180 ASP ऑफ ट्राइंगल। रीजन ज्योमेट्री में हर चीज का चलता है, ये तीनों का सम 180 क्यों आया, तो ASP ऑफ ट्राइंगल। अब देखो POA तो आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 40, तो ये आ गया आपके पास POA 130 हो जाएगा ये, और ये इसके पास माइनस में भेज दोगे तो 180 माइनस का 130, 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन अगर MCQ में होता तो विद इन 1 सेकेंड या 5 सेकेंड बच्चा ट्रिक से आंसर इसका जज कर लेता। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से पहले सारे बच्चे, ठीक है? ये सब चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि यार क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हर क्वेश्चन देखते ही आंसर ही आ जाए, के पीछे पहले आपको लगना पड़ेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे। गिवन आपको ऐसे थोड़ा दे रखा होता है, गिवन को सोच के तो दिया था, 2 टेंजेंट्स दे रखे थे और इंक्लाइंड एंगल दे रखा था। इंक्लाइंड एंगल से हम चाहते तो एक और भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाते, और फिर भी आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना ही पड़ता। क्या कर सकते थे एक और तरीके से, वी नो दैट बोल के बोलते कि इंक्लाइंड एंगल और सेंट्रल एंगल का सम 180 है, वी नो दैट बोल के कि हम जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये बात जानते हैं तो चलो क्या आ जाता, AOB आ जाता, 100 आ जाता वो। अब इसका हाफ 50 करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ता, तो यानी कहीं ना कहीं ये वर्किंग के मार्क्स है आपके, ठीक? बात एक ही आती। तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल वैलिड है जो मैंने डिस्कस किए हैं। थोड़ा साइड कर दीजिए। मैं थोड़ा लेफ्ट साइड कर दो। इधर ट्राइंगल वर्क है, ठीक है? इसको नोट कर लो। इसके बाद APO के बाद वो ट्राइंगल वाला वर्क है। इस APO की वैल्यू 40 आ गई तो उसके बाद आपका ये वाला वर्क है, जिसको मैं यहाँ पे बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक करो, थोड़ी बढ़ाओ। गर्मी लग रही है? क्या बात है यार। लास्ट टू सर यस। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो इस वाले ट्राइंगल में AOP में हमने POA लिखा क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना था।
ये एंगल और ये एंगल भी हमारे उसी ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू हमारी 40 है, और दोनों का सम 130 को माइनस में भेज देंगे, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। सर मैं ये कह रही थी कि सर जैसे कोई एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, अगर ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, तो सर हमें तभी पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा या फिर हम टिक मार्क सीधा आंसर लिख सकते हैं? दिव्या, मैं आप लोग को पैटर्न पहले बता चुका हूँ। 1 मार्क्स का इस बार हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और 2 मार्क्स में इतना पेन चलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और मैंने सैटरडे टेस्ट रखा हुआ है, आपको पता है, सैटरडे 4-14 चैप्टर, उस दिन भी बोला था मैंने। तुम्हारा डे कौन सा होता है? हाँ, तो थर्सडे तो पढ़ाऊंगा, अब सैटरडे पेपर है। सैटरडे टेस्ट आपने सैटरडे देना है। अभी 2 दिन है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, 2 क्लासेस है ना अभी। नहीं कर लिया नोट डाउन? क्वेश्चन नंबर 4 पे भी स्टार लगाइए पहले तो। और इस क्वेश्चन को ध्यान से, जितना मैं समझा रहा हूँ आप बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हो गया इधर का? देखो, prove that the tangents drawn at the end of the diameter of a circle are parallel। हमें ये चीज प्रूव करना है कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पे अगर मैं 2 टेंजेंट्स बना दूं तो दोनों के दोनों पैरेलल हैं, आपको प्रूव करना है। तो पैरेलल की कंडीशन 9th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाई गई थी कि व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, कब होती है भाई? 2 लाइंस को आप पैरेलल कब कब बोल सकते हो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जिन्होंने भी 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। आयशा, है किसी को पता 9th क्लास में? सर वो Ninth पढ़ी नहीं। मतलब के बीच का सम 180 डिग्री होगा। देखो, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बिहाफ पे हम 2 लाइंस को आपस में हमेशा पैरेलल बोल सकते हैं। अगर उन दोनों लाइंस के ऊपर ऑल्टरनेट रिलेशन में बनने वाले एंगल इक्वल आ जाए, यानी कि जेड शेप में बनने वाले एंगल इक्वल आ जाए, या फिर दोनों लाइनों के बीच में एक ही साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 आ जाए, विच मींस को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए, तो उन लाइंस को हम आपस में पैरेलल बोलते हैं। या फिर उन्हीं लाइंस पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन भी बनता हो तो उसे भी हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो 3 कंडीशंस होती हैं हमारी पैरेलल की, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि किसी भी सर्कल के एंड पे अगर 2 टेंजेंट हों, एंड पे एक टेंजेंट इधर बना दिया और एक टेंजेंट मैंने इधर बना दिया, बन गई फिगर। क्या बोला है? सर्कल के डायमीटर के एंड पे बनने वाले दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल प्रूफ करके दिखाइए। तो एक टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है, इसका नाम चलो P नाम दे दिया मैंने, P पॉइंट पे टेंजेंट है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया Q पॉइंट पे टेंजेंट है, और इनके हम नाम दे देते हैं इधर क्या, क्योंकि ये तो लाइंस हैं आपस में, तो इनके नेमिंग कर लो। इसका नाम A, B, इधर आप C नाम दे दो, इधर आप D नाम दे दो। और सेंटर तो आपको पता ही कि क्या होता है, वो होता है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, जिन बच्चों ने भी 9th नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज एक बार ये चीज जरूर सीख ले, आगे ज्योमेट्री में कभी काम आती है।
लाइंस अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट बोथ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एट 2 पॉइंट्स वेयर 4 4 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। इस पॉइंट पे भी 4 एंगल बनेंगे, इस पॉइंट पे भी 4 एंगल बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 इधर 5 6 7 8 नाम दे दूं यहाँ पे एंगल्स के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहते हैं? दे हैव सेम पोजीशन, जिनकी पोजीशन या प्लेस सेम होती है लाइन के ऊपर। यानी कि लाइन के लेफ्ट साइड की बात करूं मैं तो सेम पोजीशन पे होने वाले, लाइन के ऊपर 2 ये है, लाइन के ऊपर 5 है, तो 2 और 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के नीचे 3, लाइन के नीचे 8, 3 और 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एक होता है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट की पहचान होती है जेड शेप। जहां जहां जेड बनता है, जेड पे बनने वाले एंगलों को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। उसके बाद दो लाइंस के बीच में एक साइड पे आने वाले दोनों एंगलों का सम 180, मतलब 3 और 5 जो है वो लाइन के बीच में और एक ही साइड आ रहे, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये 3 कॉन्सेप्ट थे हमारे जो हमने 9th में या 7th में भी पढ़ा होगा। ये आपने 7th क्लास के बच्चों को पहली बार पढ़ाई जाती है ये चीज। तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमारी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन को आर पार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो एक फंडा तो गायब हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग लग ही नहीं सकता। बचा क्या? ऑल्टरनेट या तो को इंटीरियर। ये दो चीजों से ही हम इसको पैरेलल दिखा सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पैरेलल प्रूफ करना है? तो सर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लग रहा तो ऑल्टरनेट लगाएं या को इंटीरियर लगाएं? अरे दोनों में से कोई भी एक लगा लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कैसे सही आएगा? We know that since AB is a tangent at point P and CD is a tangent at point Q, तो OP परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब कि यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 होगा। अगर ये इससे परपेंडिकुलर तो ये भी 90 हो जाएगा। और बेटा इसका और इसका सब मिला के 180 हो गया, तो हो गया को इंटीरियर। अगर जेड शेप भी बनाओगे तो ये एंगल और ये एंगल 90 90 इक्वल, तो भी हो गया। तो ऑल्टरनेट ले लो चाहे को इंटीरियर ले लो, आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। इसका सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टीचर आपको घुमा के दे दे और बोल दे कि आप प्रूफ करो, प्रूफ करके बताओ आप कि सेंटर जो ये जो लाइन है, सेंटर को जो पास करती हुई लाइन जा रही है वो एक स्ट्रेट लाइन। आप प्रूफ करके बताओ कि सेंटर से जो लाइन जा रही है PQ वो स्ट्रेट लाइन है। अब इस लाइन को स्ट्रेट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये भी 9th का कॉन्सेप्ट था, यानी कि इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 180। यानी आप कैसे भी करके अगर Q पॉइंट पे 180 प्रूव कर देते हैं तो वो इसको बोल सकते हैं ना कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी सेम क्वेश्चन का घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रूफ करो कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन। कॉन्सेप्ट यही यूज होगा जो मैं अभी इसमें कराने जा रहा हूँ, वही कॉरस्पॉन्डिंग वाला है और कोई इंटीरियर और ऑल्टरनेट का ही लगेगा वहां पे। और गिवन होगा ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, उस टाइम आपके पास गिवन होगा बेटा यहाँ पे क्या है? पैरेलल प्रूफ करना है मुझे। तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या कि AB एंड कौन सा CD are the two tangents at the end of diameter PQ at P and Q point। मतलब एक ही लाइन में मैंने सारी बात लिख दी गिवन की। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को एक ही लाइन में कि AB और CD दो टेंजेंट है एट द एंड ऑफ द डायमीटर PQ एट P एंड Q पॉइंट। क्लियर है? एक ही बात में समझ में आ गया। और किसके अंदर है? P एंड Q पॉइंट इन अ सर्कल विद सेंटर। एक ही बात में लिख दी मैंने, आप चाहो तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, अ सर्कल विद सेंटर O, PQ इज अ डायमीटर, AB एंड CD आर दी टू टेंजेंट, पैरेलल नहीं, अभी टेंजेंट है सिर्फ। और टू प्रूफ क्या करना है हमें कि AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है मुझे। समझ आ गई बात?
प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ पे क्या करना पड़ेगा भाई, आप पहले सोचो कि आपके गिवन के पॉइंट से आप कौन सी चीज यूज कर सकते हो। तो फिर से वही बात आएगी, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट का कोई रोल नहीं है, तो थ्योरम 10.2 का कोई यूज नहीं होगा। आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है, तो वंस अगेन थ्योरम 10.1 यूज होनी है कि परपेंडिकुलर ही होता है। फिर से वही वाली बात जो आपको अभी एक दो क्वेश्चन में सिखा दी है यार मैंने, क्या करके, सेंस एक एक टेंजेंट उठा लो, सेंस ए बी इज अ टेंजेंट, अगर ए बी टेंजेंट है तो फिर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। अच्छा यहाँ पे ना चार चार नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, क्या मैं इनके नाम 1 2 3 4 ले लूँ, थोड़े शॉर्ट में आपके लिए हो जाएंगे कि यहाँ पे इसका नाम 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 दे दूँ, समझ आ रही है बात। तो अगर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी है तो क्या ये बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 और 2 दोनों के दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1। रीजन बिहाइंड इट ऊपर लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सेम वर्क यही वाला दूसरे टेंजेंट के साथ भी उठा के कर दो, सिंस एंड भी, सिंस हो गया तो अब एंड आएगा ना, सी डी इज अ टेंजेंट। अगर आपका सी डी टेंजेंट है तो फिर कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। और यहां भी वही रीजन की परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल 90 हो गए, 3 और 4 हमारे 90 हो गए। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करें आपस में तो फिर तो चारों एंगल्स कैसे हो गए, 90 के हो गए, इक्वल हो गए सारे के सारे, हो गए कि नहीं हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2 आपके एंगल 1 2 3 4 सब इक्वल हो गए 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 बनाते बैठो। बट ये इससे अभी तक हमारा पैरेलल का कुछ नहीं हुआ है। पैरेलल की अब 2 सिचुएशन है, दोनों में से कोई सी भी यूज कर लो। कोई इंटीरियर के साथ करना चाहते हो या ऑल्टरनेट से करना चाहते हो, मैं ऑल्टरनेट ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बच्चों को जेड शेप बहुत इजीली दिखाई देता है, जेड शेप। अब जेड शेप में बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर, अगर मैं जेड ऐसे बनाता हूँ तो 3 और 2 CO2 जेड शेप में, और दोनों के दोनों की वैल्यू कितनी इक्वल है, 90 के इक्वल है। मतलब जेड शेप में आने वाले एंगल्स की वैल्यू अगर इक्वल है तो इट मस्ट बी कि वो दोनों के दोनों किस लाइन पे होंगे, पैरेलल लाइन पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हेयर एंगल 2 एंड 3 form alternate relation, so angle 2 and 3 are equal and form alternate relation, so AB पैरेलल टू CD। ये आपका हो गया प्रूफ। क्लियर होगी बात कि किसके भी आप पे कि जो 1 और 2 हैं आपके वो दोनों के दोनों इक्वल भी हैं, और साथ में क्या प्रूफ कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेट रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई हमारी, पैरेलल हो गई। ये हमें करके दिखाना था। मेन फंडा था कि आप जेड शेप पे बनने वाले एंगलों को इक्वल दिखा दो, जो कि हमने कहाँ दिखा दिया, इन इक्वेशन नंबर 3 में दिखा दिया। तो आप बोल सकते हो ना कि फ्रॉम 3rd इक्वेशन में हमने क्या दिखा दिया, एंगल 2 एंड 3 आर इक्वल। कहाँ पे दिखाया आपने, 3rd इक्वेशन में। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग में आप ये लिख दो ना कि फ्रॉम 3rd। अगर आप ऑल्टरनेट में इतना ही लिखना चाहते हो तो ये इतने पे ही खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे कोइंटीग्रेट से बच्चों करना चाहते तो क्या कर दोगे, 1 और 3 का सम कितना आ जाएगा, 180, क्योंकि 1 और 3 दोनों 90 है, 90 + 90 180। तो इसका मतलब 1 एंड 3 दोनों का सम क्या है, 180। तो इट मेक अ कोइंटीग्रेट एंगल, दो लाइनों के बीच में आ रहे हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा करनी पड़ती है आपको, बेटर है आप ऑल्टरनेट से यहाँ पे दिखा दो।
क्वेश्चन 6 होमवर्क दिया था, आप सबका आंसर आ गया था इसका। 5 और क्या था, 4 था, तो 3 आ गया। अच्छा बड़ा तो आपको मैंने ये अनाउंसमेंट संडे ही कर दी थी टेस्ट के लिए। स्टैट चैप्टर अभी रिसेंटली किया है, और भी हमने करा हुआ है, दिसंबर से शुरू कर लिया था 4 चैप्टर को। सबसे पहला वर्क तो बच्चे के पास ये होना चाहिए कि अगर हम प्रैक्टिस करके टेस्ट के लिए आ रहे हैं, अगर स्टैट्स में हमारी परफेक्शन है तो एक नंबर भी स्टैट्स का कटना नहीं चाहिए। अगर 4 को आप बढ़िया मानते हो अपना, ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जिसे दोनों ही चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, ऐसा तो 4 नहीं आता। तो 4 के लिए अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, तैयार करो उसमें के की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके क्या तरीके हैं। आप उसे मिडिल टर्म से कर सकते हो, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। डी मेथड इज द बेस्ट मेथड। किसी भी टाइप कहीं भी कंफ्यूजन लग रही है, डी मेथड लगा लो, अगर आपको डी मेथड की नॉलेज है। बात समझ में आ रही है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की रही बात, तो अगर वहां पे ऐसा होगा तो मैंने आप लोग और दे रखा है, और मीन चॉइस है आपके पास। बात समझ गए आप, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। नहीं, दोनों का अलग अलग सेट होगा, दोनों मैचेस के अलग अलग सेट होंगे। अब दोनों के अलग अलग सेट होंगे तो बाद में शेयर कर दूंगा, लगभग आपको एक डबल पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर करो आप सभी बच्चे, 4 और 4 दोनों ही नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पेपर में कभी भी नहीं आया बच्चों, जैसे थ्योरम 10.1 बड़ी रेयर ही आती है, वैसे ये वाली थ्योरम भी है, इसका जस्ट अपोजिट है। आप थोड़ा पढ़ोगे, बिल्कुल कि पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा यार थ्योरम 10.1 का कहीं ना कहीं रिलेटिव है। तो जरा पढ़ते हैं पहले और समझते हैं। ओरली ओरली लिखने वाला बच्चा लिख सकता है, सुनना मेरी बात को पहले। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मतलब आप ये बात प्रूव करके दिखाओ कि जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑलवेज सेंटर से ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है। मतलब क्या कि सेंटर के अलावा लेफ्ट या राइट में कहीं भी एक पॉइंट ले लूंगा तो 90 डिग्री बनाएगा क्या? अभी जरा इमेजिन करके देखते हैं कि अगर मैं सर्कल में सेंटर के अलावा लेफ्ट या राइट में कहीं भी एक पॉइंट ले लूं तो क्या वो 90 डिग्री बनाएगा? पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं टच करूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही। आप कुछ शक्ल देख के बता दो, प्रोटेक्टर देखा है ना, डी देखा है ना, तो डी में आपको एंगल की पहचान तो होगी। ये कर लिया सबने? अब थोड़ा सा ये जरा एक बार समझो पहले। तो क्वेश्चन को हम उसको स्किप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आता है पेपर में तो आप एक फिगर बना लोगे और फिगर के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है, और कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में। क्या बात बोली गई है कि एक सर्कल के अंदर एक टेंजेंट ले लिया पी पॉइंट पे और यहाँ पे हमने सेंटर ओ ले लिया, तो क्या बोला गया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑलवेज आपका कहां से आता है? सेंटर से ही आता है। ये प्रूव करके दिखाओ। मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओनली, ये चीज प्रूव करनी है। तो अगर मैं टेक एनी पॉइंट लगभग सेंटर के आजू बाजू ले लूं, मतलब ऊपर नीचे लूंगा तो कहोगे सर आपने बड़ी गलती कर दी है। अरे मैं बिल्कुल इसी की लाइन में ले लेता हूं। चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम दे दिया मैंने ए, और मैं उसको आप ही के कहने पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही ज्वाइन करता हूँ, तो क्या ये 90 होगा? 90 से क्या होगा? लेस होगा। इधर की साइड बना रहे तो लेस होगा। और अगर मैं ये पॉइंट बी को इधर ले लेता तो ये 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बट 90 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये बात ही आपने प्रूव करनी है। क्या? जब आप इसके पास अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम क्या लिखेंगे? सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पे इसका नाम दे दो कुछ, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। समझना इस क्वेश्चन को। ये 2 पॉइंट लिख दिए हमने, क्या कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, और
अ सर्कल विद सेंटर ओ। टू प्रूव क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई फ्रॉम सेंटर ओनली, ये प्रूव करना है, ओनली सेंटर से बनता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें फर्स्ट में ये बोला गया कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है। अब ये बोला है कि 90 डिग्री जो होता है वो प्रूव करके बताओ कि सेंटर से ही बनता है। तो कन्वर्सन हो गया, तो कन्वर्सन नहीं हो गया, 90 डिग्री जो है हमेशा सेंटर से ही बनता है, प्रूव करके बताओ। हमने वहां पे से क्या प्रूव किया था कि सेंटर से कहीं और भी लाइन अगर टेंजेंट पे, कि पूरी लाइन टेंजेंट है, दोनों सॉल्व का डिफरेंस समझो ना, कि पूरी लाइन पे अगर सेंटर से कहीं अगर मैं मिला दूं तो क्या वो 90 बनेगा? नहीं बनता था ना। वो क्या होता था हमारा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाता था, शॉर्टर डिस्टेंस की परपेंडिकुलर कहलाती है वहां पे, और ये इसका उल्टा है। तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करते समय क्या लिखेंगे कि टेक अ पॉइंट ए, ठीक है, रेदर देन ओ, ओ के अलावा एक पॉइंट ए इनसाइड द सर्कल हमने ले लिया, टेक अ पॉइंट ए inside the circle rather than center O, then join A to P. So we clearly observe that the angle APY is less than OPY. होता है तो फिर 90, और ये एंगल तो 90 डिग्री है हमारा। इट मीन्स अगर OAP जो है एंगल आपका OPY जो है वो आपका लेस देन किससे है? OPY से। APY जो है वो OPY से हमारा लेस देन, तो APY जो है हमारे पास वो OPY की वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 आ गया, फिर तो ये परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल APY इज नॉट इक्वल टू 90, तो perpendicular is only passing through center, only वर्ड बाद में डाल दो, perpendicular passing through center only, यही बात आपने प्रूव करनी है। समझ आ गई बात? तो ये रिटन थ्योरम होती है कि स्टेटमेंट बच्चा खुद से लिखे, तो क्या बात समझानी है किसी भी टीचर के आगे, सर इसके आगे पीछे कहीं भी पॉइंट ले लें, तो मैंने एक पॉइंट लिया तो ज्वाइन कर दिया, तो एंगल APY जो है क्या होगा हमारा, छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? और OPY की वैल्यू पहले है कि 90 है ना, क्योंकि वो टेंजेंट है, और इसको 90 पहले लिख के बैठना कैसे, जो अभी यदि स्टेटमेंट लिखवाई है XY इज अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू XY, तो OPY इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 पहले बना के बैठेंगे, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, टेक अनदर पॉइंट A inside the circle rather than O, join AP, तो एंगल APY लेस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लिख दिया मैंने, साइन उल्टा लिख दिया है, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो लेस देन होगा तो फिर ये इसके इक्वल, तो 90 के इक्वल तो आया नहीं, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू होगा तो आप बोल सकते हो कि सेंटर सिर्फ परपेंडिकुलर सिर्फ सेंटर से बन सकता है, किसी और पॉइंट से नहीं बन सकता। मैं इसके नीचे नहीं लिया, मैं बिल्कुल इसके सामने लिया, बराबर पे, मतलब डायमीटर जहां से बनता वहीं पे लिया, तो बात समझ में आ गई इस थ्योरम का। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैं स्पेशली बता देता हूं आपको, 8 से लेके 13 तक, और एग्जाम्पल नंबर 2 and 3, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल आपके एग्जाम में प्रिंटेड आते हैं। अगर किसी का प्री बोर्ड है और टीचर ने आपके स्कूल में करा रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर कर लें। 8 से लेके 13 तक प्रिंटेड पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, जिनके यहाँ अभी अगर प्री बोर्ड होने हो तो, और क्योंकि मैं इनको एक एक करके कराऊंगा, ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, 2 क्लास अभी आपके इसमें लगेंगे, 8 से 13, और ये 2 एग्जाम्पल कराने में 2 क्लासेस का टाइम अभी लगेगा। ये लेंदी क्वेश्चंस हैं और सारे प्रूव दैट शो दैट वाले, बट हाँ एक बार अगर समझ गए तो आप दोबारा खुद से कर सकते हो, क्योंकि इनमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, जैसा मैंने कराया वैसा ही आपने करना है, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक है, तो गिवन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल
with radii 5 centimeter and 3 centimeter with center O. क्लियर है बात? यहां तक गिवन एक ही पॉइंट में सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी है, दोनों के ये हमारे पास क्या है, रेडियस भी है। सेकेंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि AB is a chord for larger circle and tangent for स्मॉलर सर्कल। ये मेन कंडीशन जिस बच्चे ने पहचान ली गिवन के अंदर, वो क्वेश्चन बच्चा आराम से कर लेगा, क्योंकि इसी केस पे हमें आगे चलना है। ठीक है, टू फाइंड करनी है हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सॉल्यूशन पे आते हैं, एक एक करके एक एक पार्ट उठा लो आप। सबसे पहले आप ये चीज सोचो क्या कि मैं स्मॉल सर्कल के अंदर आ रहा हूं। ठीक है, आप पहले ये लिख सकते हो कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपके पास OA की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, OA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ये बात तो होगी किसमें, पूरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर आ गई बात। अब आप अपना ये वाला केस उठाओ ना, AB इज अ कॉर्ड फॉर किसके लिए और कौन सा किसके लिए है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले आप सोचो कि आप लार्जर सर्कल वाला पॉइंट यूज करोगे पहले या स्मॉलर सर्कल वाला पॉइंट पहले यूज करोगे। लार्जर नहीं, स्मॉलर, क्योंकि स्मॉलर वाला आपको टेंजेंट देगा तो 90 डिग्री देगा, 90 डिग्री देगा तभी तो पाइथागोरस लगेगा। तो पहले किसका यूज होना चाहिए, स्मॉलर वाले का। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम कि सिंस AB इज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। तो अगर ये टेंजेंट है तो फिर तो OP परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। OP परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। रीजन आपको पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो फिर कौन सा एंगल 90 हो गया, OPA 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री है तब भी आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो कि इन ट्रायंगल OAP, हमारा एंगल OAP जो था वो 90 डिग्री था, इसलिए हम OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? तो OA की वैल्यू ये रही हमारे पास 5 सेंटीमीटर और OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 25, 9 और AP। तो देयरफॉर AP इक्वल्स टू 25 माइनस 9 आपके पास आ गया कितना, 16। मतलब कि AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी। अब AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने गिवन का कहीं ना कहीं ये पॉइंट यूज कर लिया है, इसमें से हमने स्मॉलर सर्कल का पार्ट यूज कर लिया, बचा क्या आपके पास, लार्जर सर्कल वाला पार्ट। तो लार्जर सर्कल के पार्ट को यूज करने से पहले अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ, अब क्या लिखें इसमें हम, इसके आगे का वर्क इधर की साइड कर रहा हूं कि नाउ AB इज अ कॉर्ड फॉर किसके लिए, कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल। ठीक है, और OP परपेंडिकुलर टू AB, इसको आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हो। कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। तो अगर ये इसको परपेंडिकुलर डालती है तो ये तो मुझे पता है कि फिर AP जो होगा वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, साथ में डिक्टेट भी कर रहा हूं, तो ये वर्ड आपको ब्रैकेट का समझ में आना चाहिए सर ने क्या लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड।
तो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अभी अभी आपने एपी की वैल्यू फाइंड आउट करी है, तो एपी की जगह एपी पुट कर दो, हाफ ऑफ ए बी, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ए बी इक्वल्स टू 4 2 जा 8 हो गया, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख देंगे हम कि देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। रिटर्न वर्क थोड़ा सा लेंथी जाता है क्योंकि हम अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं रिटर्न में, समझ आ रही है बात। ओरली होता है एमसीक्यू, विद इन 10 सेकंड में आप आंसर दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको नोट करो अच्छे से। अब सर बातें क्लियर है ना कि हमने दोनों चीजों को कैसे यूज किया है, हमने कॉर्ड का रोल कैसे यूज करा, हमने टेंजेंट का रोल कैसे यूज करा। यस दिव्या, पूछो क्या पूछना है। सर जैसे हम पहले नहीं बता सकते कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी के, तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी कर देगा एबी को। ऐसे कैसे बाइसेक्ट कर देता, जब तक कॉर्ड नहीं कहते उसे हम, तब तक बाइसेक्ट कह सकता है क्या। नो सर। तो फिर ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि बड़े वाले के लिए कॉर्ड का रोल प्ले कर रहा है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट का रोल प्ले कर रहा है। अब आप सोचो कि बड़े वाले सर्कल के हिसाब से अगर मैं चलता तो ये रेडियस थोड़े है, बड़े वाले के हिसाब से क्या ये इस वाले पॉइंट से यहां तक ये रेडियस छोड़ना है बड़े वाले का। तो ये 90 डिग्री बोल सकते थे क्या आप, किसके भी आप पे बोला, टेंजेंट के भी आप पे बोला, और टेंजेंट किस लिए है, छोटे वाले के हिसाब से। बातें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट वाली बात। किस बिहार, नहीं दिख तो रहा है, बट हम आप ए बी को कैसे डबल, किसके बिहाफ पे डबल बोलोगे, जरूरी नहीं है कि डबल ही होगा ऑलवेज। ऐसे ही जब तक परपेंडिकुलर नहीं तब तक डबल नहीं बोल सकता मैं। ओएपी ओपीए होगा, यहाँ पे ओपीए है ना, सॉरी गलती से ये आ गया, ओपीए होगा। यहाँ पे ओपीए था ना, तो ओपीए 90 है, क्योंकि जब तक 90 नहीं पाइथागोरस नहीं। उनका टेस्ट 9 वाला, हाँ यहीं पे चल रहा है। 6 7 इससे ज्यादा तो आएंगे, है ना। 8 डाल दिए मैंने सब पे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा ट्विस्टेड करके देता तो देखता हूं कितने बच्चे माइंड चला सकते हैं। ठीक है, पूरे कॉर्ड की लेंथ, ठीक है, अगर मैं पूरे कॉर्ड की लेंथ की बात करता यहां से, ठीक है, लाइक दैट 24 होती, पूरे कॉर्ड की लेंथ 24 होती, ठीक, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर होता, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होता। मैंने क्या बोला, पूरे ए बी की वैल्यू 24 और ओपी की वैल्यू मैंने बोला 5 सेंटीमीटर है, तो मुझे ओए की वैल्यू बताइए क्या होगा। मैं बड़े वाले सर्कल का रेडियस पूछ रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना क्या आएगा, मतलब क्या आप डायरेक्टली बता पा रहे हो, ये चाह रहा हूं मैं।
बिल्कुल सही, इतना ही समय देना चाहिए था। 13 सेंटीमीटर आंसर आ जाए भाई। 24 का आधा कितना होता है, और 12 और 5 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है, 13 का बनता है। समझ आ रही है बातें? तो ये आप लोग को यार फर्स्ट टर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें समझाई थी, याद है? ट्रायंगल चैप्टर करते समय बहुत सारे ट्रिपलेट्स बच्चों को याद भी करा दिए थे। इसका बड़ा फायदा आएगा आगे, कभी भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन करने जाता है बच्चा तो नोट करिए इसको। कर लिया नोट? इस साइड का तो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले सारे बच्चे आराम से रिलैक्स हो जाएं, जरा पेन को आराम से भी रख दें, मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि वो एक क्वेश्चन सिखाना मीन्स मैं यहाँ पे उस टाइप के 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो अगर एक ही गलत सीख लिया तो फिर 3 जगह मेरी हेल्प ही नहीं कर पाओगे, वो तीनों जगह वही तुम्हारी प्रॉब्लम रहेगी कि सर कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे लिखें। और एक बार सीख गए तो ये हमेशा के लिए तीनों क्वेश्चनों में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए इधर का नोट डाउन। चलिए जब तक मैं आप फिगर ड्रॉ करता हूं। ये आपके पास क्वेश्चन की फिगर गिवन है। एक इसमें क्या क्या पता लग रहा है कि एक हमारा सर्कल जो है किसके अंदर इंस्क्राइब है, क्वाड्रिलेटरल के लिए, है ना? मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आ रहा है। तो ये मैं आपको लगभग 2-3 क्लास से समझा रहा हूँ कि अगर आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आ जाए तो आपको 4 बार एक्सटर्नल वाला थ्योरम आपने यूज करनी है, 10.2 वाली। ट्रायंगल होता तो 3, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सीबीएसई के कोई भी कंटिन्यू ईयर उठा लो, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पक्का प्रिंटेड आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन बड़ा सिंपल सा है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है वो कैसे बना है, एक सर्कल को घेर के इंस्क्राइब करके बना हुआ है। बात समझ में आ गई कैसे बना है? तो प्रूव करो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब क्या है ये, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। जिस बच्चे ने आज मेरी ये बात याद कर ली कि अपोजिट साइड्स का सम इस फिगर से इक्वल हम हमेशा शो कर सकते हैं, हमेशा। मतलब जब इनकी कोई वैल्यू भी दे रखी हो ना, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, चाहे अदर की क्या वैल्यू होगी। तो जिसको ये ट्रिक याद होगी कि यार जब किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब, मतलब ऐसे है हमारे पास कि क्वाड्रिलेटरल में सर्कल आ रहा है तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ये चीज हम प्रूफ कर सकते हैं, होता ही होता है। अब तो जब प्रूफ कर लेंगे तो हमें पता ही कि होता है। गिवन बहुत छोटा सा है, quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। बस इतना ही है आपके पास। और टू प्रूव में है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस B। क्लियर है? इतने दिन से ये बात क्लियर कर रहा हूं कि जब भी बाहर से पॉइंट आ रहे हो तो कौन सी थ्योरम, 10.2। उस पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट अभी तक किसी बच्चे को याद हुई है क्या? बड़ी सिंपल है, एक लाइन की स्टेटमेंट है, मेरे साथ बोलोगे याद हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो बच्चे को सबसे पहले कुछ नहीं लिखना, उस थ्योरम को ही वहां पे स्टेट करना है। क्या बोल के कि सिंस
the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। इस बात को लिखते ही हाफ मार्क्स इस क्वेश्चन के फिक्स हो जाते हैं कि बच्चे को थ्योरम का मीनिंग पता है, वो इसी थ्योरम का यूज करना चाह रहा है। अब ये थ्योरम जैसे लिख दिया, क्योंकि हर जगह मैं हर एक में इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिख सकता हूं, तो एक ही बार लिख दिया। क्या चारों बार इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिख पाएंगे हम वहां पे? हम इतना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही बार टीचर के आगे शो ऑफ कर दिया ये चीज है। तो अगर ये ऐसा होता है तो अब एक एक पॉइंट उठा लो, कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट है अमीज यहाँ पे, बाहर से पॉइंट कौन कौन से सर्कल के, ए बी सी और डी। सबसे पहले शुरुआत कहां से की जाए, ए से। तो अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट मान रहा हूं तो ए से टेंजेंट कहां तक बनेगी अदनान? सिर्फ ए पी तक, पी तक ही बनेगी। इधर की साइड पी पे, इधर की साइड एस पे। समझ आ गई बात? बी से अगर बनाऊंगा तो इधर की साइड बीपी, इधर के साथ बी क्यू। सी से बनाएंगे तो परनील सी क्यू और सी आर। डी से बनाएंगे तो डी आर और डी एस। ये चार इक्वेशन बनानी है इस तरीके से हमारे को। बट इक्वेशन बनाते समय भी एक चीज का दिमाग चलाना है। हम तो बड़े मजे मजे में बड़ी स्पीड में चलते चलते जाएंगे, बाद में जब चारों को ऐड करने बैठोगे तो आया ही नहीं, आगे पीछे कैसे हो गया। तो कहाँ पे रुकना है उस सीखना मेरे साथ। पहला, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए से बनाना है तो मैं लिख सकता हूं ए पी इक्वल्स टू ए एस। और ए पी को पहले ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि मुझे लाना है ए बी पहले। तो ए बी के अंदर ही तो ए पी छुपा हुआ है ना, जो इसको कंपेयर करेगा उसका गलत नहीं होगा। ए बी में ही तो ए पी छुपा हुआ है, तो गलत नहीं होगा। रीजन क्या देना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर अगला बी से क्या लिखेंगे हम, बीपी पहले लिखेंगे और बी क्यू बाद में लिखेंगे। क्लियर है? सेम एस का साइन चलेगा यहाँ पे। सी पॉइंट से जब लिखने की बारी है तो थोड़ा रुक जाना है। क्यों रुकना है? सी से पहले मेरे पास कौन सी साइड बन रही है, एडी की साइड पहले बन रही है। तो आप सी से जब आप ये सोचो कि मुझे एडी लाना है तो मैं यहाँ पे पहले किसको लिखूंगा, सी क्यू को। ठीक है, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर लिख रहे हो आप यहाँ पे। तो आप सोचो ए बी के साथ आपको सी डी लाना है, ए बी के साथ, तो सी डी में सी क्यू छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? सी आर। इसलिए पहले क्या आएगा, सी आर आएगा। क्योंकि देखो आदत रहेगी तो हम सी क्यू को ही पहले लिख देंगे। ये कंफ्यूजन सिखाना चाहता कि स्पीड में चलेंगे तो गलती हो जाएगी, सी क्यू पहले सी आर बाद में लिख देंगे। और जिसने सोच लिया कि ए बी की कहानी तो इन दोनों को ऐड करते ही आ जाएगी, सी डी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, सी आर और आर डी है हमारे पास। तो यानी कि सी आर को पहले लिख सकते हैं और सी क्यू को बाद में लिख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लिखने का एक तरीका पता होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन, डी पॉइंट से कौन सा, अब तो डी से दिक्कत नहीं आएगी, डी आर इक्वल्स टू डी एस। अब पता है क्या, आपको अरेंज करने में भी परेशानी नहीं होगी, आपको ऐड करने में भी परेशानी नहीं होगी। कुछ नहीं करना, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। तो ऐड करते हैं, ए पी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर और इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब इनको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। भाई ए बी बनाने के लिए ए बी किसका सम है, ए पी प्लस पी बी। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, सी डी लाने के लिए क्या चाहिए, सी आर प्लस डी आर। ये भी अरेंज है ऑलरेडी, तो लेफ्ट साइड में तो टेंशन है ही नहीं। ये आदत क्यों बना रहा हूं, यहां दिक्कत नहीं आई, यहां पे देखो अरेंज नहीं है। क्या ए एस और बी क्यू को जोड़ के आ जाएगा हमारा ए डी, इसलिए अरेंजमेंट सीखना है। तो ए एस किसके साथ, डी एस के साथ, और बी क्यू किसके साथ, सी क्यू के साथ। अब अरेंज हो गया। फिगर को देख के बच्चा बता देगा कि सर ए पी प्लस बी पी को क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। सी आर प्लस डी आर को क्या बोल सकते हैं, सी डी बोल सकते हैं। और ए डी प्लस बी सी बोल सकते हैं।
हैंस प्रूफ। भाई कितने बच्चों को ये क्वेश्चन अब याद हो गया, दोबारा खुद से भी कर लेंगे? ये समझो याद हो गया, क्योंकि आपने टाइम दिया, रुक के समझा इसको, तो ये याद हो जाता। इसको कर लिया तो पता है कितने क्वेश्चन, ये तो हो गया ना। अगर मैं इसको प्रूफ करना हो कि इस बाहर वाले को प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है, तो भी इसी टॉपिक से करेंगे, इतना वर्क उसमें भी करना है। अगर इनकी वैल्यू दे दी जाए और किसी एक वैल्यू को फाइंड कर दे, तो भी इसी टॉपिक का यूज करेंगे कि वी नो दैट, डायरेक्टली फिर ये लिख देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, वी नो दैट बोल के सीधी ये बात लिख सकते हैं। और फिर मान लो तुम्हें ए बी की वैल्यू पता है, तुम्हें डीसी की वैल्यू पता है, तुम्हें ये वैल्यू नहीं पता, ये पता है। और कभी कभार क्वेश्चन घुमा के टीचर पूछ ले पूरे क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर बताओ, तो क्या दिक्कत है? अरे ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, चारों साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर दो, पेरीमीटर आ गया, उतारो इसको। तो 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे इस टॉपिक पे बेस्ड। यस तो सर मतलब जैसे पेरीमीटर पूछा जाए या फिर एक एंगल मतलब साइड पूछी जाए, तो सर ये पूरा में लिखना होगा या फिर सर ये मतलब वी नो दैट करके सीधा ये लिख दें? देखो, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पेरीमीटर और फाइंड का, तो वी नो दैट बोल के सीधा ये, बट इस स्टेटमेंट को यूज करके, पहले ये स्टेटमेंट है, तो फिर वी नो दैट ये वाली बात लिख सकते हैं। तब जब कोई पेरीमीटर या लेंथ निकालनी हो, नोट करो इसको। डेट डली होगी उसमें, है ना? मैंने 2 लिख कर दिए एक पेज पे, है ना? कितने का पड़ा? सही है, अभी तक वही चल रहा है। नोट कर लिया सबने? सर कर रहे हैं। ओके ओके कर। सर ऐसा भी हो सकता था जैसे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी दे रखा है, तो हमने ए बी प्लस सी डी को मान के सारी इक्वेशंस बनाई। अगर हम ए बी प्लस सी डी नहीं मानते, ए डी प्लस बी सी मानते, तो उसके भी हम सारी इक्वेशन बनाते, तब भी आंसर सही आता। तब पॉसिबल नहीं हो पाता। हमें हमेशा इस क्वेश्चन में अपोजिट साइड्स का ही सम दिया जाएगा, और होता ही यही है, ये याद रखना, होता यही है। कहीं पता चला आप ये प्लस ये कर रहे हो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड्स का सम ही इक्वल दिखा सकते हो। अगर ये बाहर वाला रोम्बस होता तब तो सारी साइड्स इक्वल। बात समझ में आ रही है? अगर ये पैरेललोग्राम होती तो फिर ये और ये दोनों एक ही बात है, तब सीधा ये इक्वल टू ये आ सकता है, क्योंकि वो दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सही है ना? आ रहा है ना? टाइम लगेगा इसमें बनाने में, बच्चों को करने में। डिक्टेट कर देना अगर कोई दिक्कत आएगी। अगर ये सेम क्वेश्चन देखे मैं आप बोल देता कि ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ईडी की वैल्यू, ईडी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू बोल दी मैंने 10 सेंटीमीटर, एडी की वैल्यू बोल दी 15 सेंटीमीटर,
मतलब किस किस की, ए बी और ए डी की वैल्यू मैंने बोल दी है। यहां तक क्लियर होगी बात। और मैंने सी बी सी की वैल्यू बोल दी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो आप फोर्थ साइड निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पेरीमीटर दिया ही नहीं था, हम कैसे निकाल के आते हैं वहां पे। बच्चा तो वही दिमाग चलाता ना कि 4 साइड में से 3 साइड पता थी सर, तो चौथी साइड के लिए तो पेरीमीटर चाहिए। वहां यहाँ पेरीमीटर नहीं चाहिए, यहाँ ये रिलेशन याद होना चाहिए। इसको ये रिलेशन याद होगा, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेगा, 3 की चौथी आ जाएगी। वरना हम बचपन से क्या करते हैं आ रहे हैं, 3 साइड पता हो तब तो पेरीमीटर से चौथी साइड निकाल देते। तो अब समझ में आ गई बात। ये पहला लेवल का क्वेश्चन है इसका, फाइंड वैल्यू में। मतलब 4 साइड में से 3 साइड की वैल्यू दे रखी है मैंने, चौथे साइड की वैल्यू मैं पूछ लूं तो सीधा इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मतलब 10 प्लस सी डी, और 15 और 10 ये कितना हो जाएंगे 35। 35 उधर माइनस में चला गया तो कितना आ जाएगा वो 25 आ गया। क्लियर हो गया होगा। नोट कर लिया सबने अब ये ऑनलाइन में? यस सर। करिए और जल्दी कर लो। कर लिया? सर यस बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि सर एडी और बीसी भी तो अपोजिट, ए बी और एडी और बीसी। एडी और बीसी अपोजिट है मैडम, वो एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इसको हम, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। अपोजिट नहीं पता आपको? अपोजिट का मतलब जैसे ये वाली साइड इसके अपोजिट होती है, बट ये वाली चीज इसके साथ क्या, इनको क्या बोलते हैं आपस में? एडी और बीसी ये तो एडजेसेंट है, अपोजिट एडी सर और पहले। अपोजिट थोड़ा है एडी और बीसी। ओ सर एडी सॉरी और सर, बीसी, हाँ सर मैं एडी डी और बीसी। सीसी की बात कर रही थी, सॉरी सॉरी। हाँ आप बोल सकते हो बीसी और सीडी बोल सकते हो, है ना? क्या था हमारा बीसी और नहीं, ये भी अरे अपोजिट मीन्स यार ये वाली वॉल इस वाले वॉल के इक्वल है, ये वाली वॉल इस वाले वॉल के इक्वल है। इट्स अपोजिट। कंटिन्यूअस साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो सारे क्वेश्चन खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल दूं, ठीक है? 9th पे आती हैं। फिगर आपके पास गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास फिगर गिवन है, ठीक है? और आपसे क्या बोला गया है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई मतलब ऊपर वाली लाइन, एक्स डैश वाई डैश मीन्स नीचे वाली लाइन, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टेंजेंट्स। यस, बिल्कुल पैरेलल टेंजेंट्स हैं एट पॉइंट पी एंड क्यू पे पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एंड अनदर टेंजेंट ए बी एट पॉइंट सी विच टच एट सी बोल दिया है, ठीक है ना?
जो हमारे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब गिवन की सारी बातें इन्होंने बोल दी, तो हमें भी दिख रहा है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, बोला प्रूव दैट एंगल एओबी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एओबी को प्रूव करो कि 90 डिग्री है। तो जो भी क्वेश्चंस प्रूव में आप कर लेते हो ना, उसे कभी आप एमसीक्यू में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो वहां पे वी नो दैट समझना कि हमें ये चीज पता है। जब हम कोई चीज पढ़ लेते हैं तो पता है कि ऐसी फिगर का हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। अब इस चीज को प्रूव करके देखते हैं। गिवन पहला पॉइंट, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर दी टू पैरेलल टेंजेंट्स at point P and Q. AB is another tangent at point C. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात सब बच्चों को कि हमारे पास जो फिगर में दिख रहा है वो हमने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया। और टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप यहां तक मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर रुकना है, आपने समझना है क्वेश्चन को। यहां तक नोट डाउन कर लो पहले। सर कर दिया। कर लिया और बच्चों ने भी? दो ही पॉइंट्स हैं। अब आप एक चीज देखो यार, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को मुझे 90 डिग्री दिखाना है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है एओबी। एओबी दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल सा, इसका ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है इन्हें। आप थोड़ा सोचो कि यार इसका, इस वाले टेंजेंट का जो पॉइंट है वो सेंटर से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट भी सेंटर से जुड़ा हुआ है, अपना सी वाला पॉइंट जुड़ा नहीं है, तो मतलब मजा नहीं आ रहा कुछ। तो क्या कर लिया जाए, कंस्ट्रक्शन से पहले इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करके क्या कर देंगे हम, ज्वाइन ओसी, ठीक। और कंस्ट्रक्शन की लाइन डॉटेड होती है ऑलवेज, ठीक है। ये भी 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90 है हमारे पास। बात समझ में आ गई? अब आप एक टारगेट सोचना जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। यहाँ पे ऊपर इतने दूर में ओ से ऊपर एक छुटका सा क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ सबको नजर आ रहा है, जिसका नाम है POCA। ठीक, ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल नीचे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी दो ट्राइंगल बनते हुए आ रहे हैं, नीचे भी दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिख गए ट्राइंगल? तो मैं यहाँ पे काम करता हूं कि अगर मैं इन दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लूं, ठीक, और बाई सिंप्लिसिटी से लिख दूं क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और अगर इन दोनों को कर लूं और लिख दूं 3 इक्वल्स टू 4। समझना है इस टारगेट को जरा। और एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे बनने वाले अगर 180 एंगल ही क्यों ना हो, सबका सब 180 होता है। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज, तो चारों एंगल 1 2 3 4 पॉइंट ओ पे ही बन रहे, और जिसमें से दो दो आपस में इक्वल भी है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, और 2 से 180 को डिवाइड करके कितना आ गया, 90। क्वेश्चन का टारगेट ये है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या सिखाया, दोनों ऊपर के छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने हैं, नीचे के भी। एक कॉन्ग्रेंट मैं सिखा दूंगा, दूसरा बच्चे को खुद आएगा, क्योंकि सेम ही तो करना है। तो देखो कैसे प्रूफ में, ऊपर कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं जिसमें एंगल 1 है, कौन सा, POA, या AOP भी बोल दो, AOP ज्यादा अच्छा लग रहा है। AOP एंड ट्राइंगल AOC, इनको कॉन्ग्रेंट करने का रीजन तो बहुत आसान है भाई, जितना इसका AP उतना उसका AC। टेंजेंट्स फ्रॉम, टेंजेंट्स नहीं है ये, पॉइंट A से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, ठीक। और दोनों के अंदर तुम्हें OA कॉमन नजर आ रहा है,
यस बिल्कुल, जितना इसका ओपी होगा उतना उसका ओसी होगा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल सही बोला। तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए बाय ट्रिपल एस, बाय एस एस, बाय यूजिंग ट्रिपल एस क्राइटेरिया। शॉर्ट में लिख दिया मैंने बाय ट्रिपल एस। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी से लिख सकते हैं। ये हमने 9th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली मैं नीचे के भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ। तो ये सिमिलरली बोल के मत लिख देना, करके दिखाना है वहां पे। टीचर्स बहुत सारे कहते हैं सिमिलरली भी लिख दो, बट अगर आप दिखा दोगे तो कितना टाइम लग रहा है यार। बी से बना लो, बीओ सी, पहले कौन सा बीओ क्यू ले लो और बीओ सी ले लो। रीजन वही रखो, जितना इसका बी क्यू उतना उसका बी सी। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, दोनों में ओबी ओबी सेम वही, आपको कुछ मतलब सोचना भी नहीं है। और जितना इसका ओ क्यू उतना उसका ओ सी, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस 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 से हो गए, और बाई सीपीसीटी में क्या लिख देंगे 3 इक्वल्स टू 4 बाई सीपीसीटी। देखो एक बात सिखा रहा हूं यहाँ पे क्या, कि मैंने नाम दिए 1 2 3 4 ऐसे, किसी बच्चे ने नाम तो ऐसे दे दिया, पता चला ट्राइंगल उल्टा ले लिया और लिख रहा है इधर भी 3 इक्वल्स टू 4। इतनी सेंस तो है ना कि अगर मैंने ये ट्राइंगल पहले लिखा है तो पहले क्या आएगा 4 इक्वल्स टू 3। फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ आपका फर्क तो पड़ेगा। तो चीजें ध्यान रखना कि कौन से ट्राइंगल में क्या चीज आ रही है। अब आपको क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन पॉइंट ओ इज 180 डिग्री। पॉइंट ओ पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें नीड किसकी, अगर ए और बी को 90 दिखाना है तो 2 और 4 की नीड है। तो मैं 1 को भी क्या बना सकता हूं 2 बना सकता हूं, और मैं 3 को भी क्या बना सकता हूं 4 बना सकता हूं। कितने एंगल 2 हो गए 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, दोनों में से 2। और एक्चुअल में ये आया कहां से, इक्वेशन किस दिन के लिए बनाया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के भी आप पे तो लिखा है 1 को ये और उसको ये, 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन ले लो जी। मतलब आप क्वेश्चन को समझ के करोगे मेरे साथ साथ तो आपको अभी से ही याद हो जाएंगे क्वेश्चन। 2 कहां चला गया, तो 180 को जैसे ही 2 से डिवाइड किया बच्चे ने, क्या आंसर आ गया 90 डिग्री। और 2 + 4 का ओरिजिनल नाम क्या है, ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तैयारी करो अच्छे से। जैसे ही आपके प्री बोर्ड खत्म हो जाए जो भी हो, क्योंकि आपको पता है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ भाई ऑफलाइन एग्जाम होंगे, क्योंकि सीबीएसई के पास अभी टाइम है। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम हमारे होंगे, और आप भी देके आ रहे हो प्री बोर्ड, आपको पता ही है। ठीक है ना, नोट करो इसको अच्छे से।
सर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जैसे सैटरडे की क्लास में जो टेस्ट रखा गया है, आप एक बार क्वेश्चन पेपर अपना दिखाना। तो जैसे मैंने स्टैट्स यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे परफेक्शन आपकी करवाई है और आपने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जो होमवर्क आप करके लाते थे और क्रॉस वेरीफाई कराते थे तो उसमें बच्चों के आंसर सही जाते थे। तो क्लियर है कि मीन मीडियन मोड निकालना एक आना चाहिए बच्चों को। मीडियन से दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, मीन से सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे होती है और डबल कैसे होती है। अगर डेटा वर्ड्स में गिवन है तो आपको सीएफ गिवन होता है, आपको एफ निकालना है। अगर बिलो दे रखा है तो फिर पहला वाला ऊपर का सेम टू सेम और क्या माइनस करना है, नीचे से ऊपर माइनस करना है। और अगर मोर देन हो तो लास्ट वाला सेम टू सेम और ऊपर से नीचे माइनस करते चले जाना है। ये टेक्निक्स पता होंगी तभी आप आगे सॉल्व आउट कर पाओगे ना। तो स्टैट्स तो एक तरीके से समझो कि बच्चे के माइंड में है कि आता क्या क्या है और इससे हटके कुछ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं अभी से ही। तनिष्क, आप जितने भी हैं बच्चे, इस चैप्टर में ऐसी परफेक्शन बनाओ कि 8 में से 8 किसी का भी पेपर हो, किसी भी स्कूल का हो, चाहे कोई भी सैंपल पेपर हो, मेरे इसमें 8 में से 1 नंबर भी नहीं कटने चाहिए। फिर 4 नंबर की कंस्ट्रक्शन में मेहनत करवा दूंगा। मतलब आप सोचो मार्क्स हम कैसे कवर करेंगे। जैसे एमसीक्यू अच्छा गया है, मेरी पूरी कोशिश है कि बोर्ड में रिटर्न वाला भी बहुत अच्छा जाए सबका। 30 अबव लाना कैसे है, अब तैयारी आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तब तो नंबर आएंगे वहां। 4 चैप्टर में एक क्वेश्चन के की वैल्यू के ऊपर पक्का बोर्ड भी देगा, मैं भी दूंगा, स्कूल भी दे रहा है। समझने की कोशिश करो पेपर का कॉन्सेप्ट थोड़ा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन की बात रही, ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर तो नाम का आ रहा है विच इज सर्कल। और क्या हम उनके भी 10-12 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, जिसमें से 2 तो आज अच्छे से समझा दिए। ये बात समझो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से तैयारी को लेके अपने चलोगे आगे बोर्ड के लिए। तो 8 चैप्टर और 4 का जो टेस्ट रखा है 20 मार्क्स के टेस्ट में, अगर आपके पास 10 मार्क्स की वो है स्टैट्स तो 10 में से 10 आने चाहिए। बात समझ में आ रही है बात। उसमें तो मतलब कोई बच्चा ये ना है कि मैं कॉपी चेक करने बैठा और उसके आ रहे 5 नंबर 6 नंबर, तो बहुत पिटाई हो जाएगी। फिर 50 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 मार्क्स। बिल्कुल मैंने वही बोर्ड वाली टाइमिंग रखी है, बड़े क्वेश्चन के लिए 8 मिनट पूरे। और यहाँ तो आप लोग मेरे से पहले कर देते हो 8 मिनट से पहले। तो देखना है कि 50 मिनट में आप पेपर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैंने बिल्कुल वेल सेटअप किया हुआ है पेपर अपना।
कि बच्चा अगर कोई पूरा टाइम भी लगाएगा तो पूरे 50 मिनट का यूज करेगा, करने वाला बच्चा 40 मिनट्स में भी कर लेगा, 45 में कर लेगा, करने वाला बहुत अच्छी स्पीड हो तो 30 और 40 मिनट्स के बीच में भी कर लेगा। बट कोई कह दे आधे घंटे में कर लूं, तो ऐसा भी पेपर नहीं बनाया मैंने, ठीक है, कि 30 मिनट। Shadows fall over my heart.